हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आज आपके साथ यंगन स्टोरी, हो सकता है ये लास्ट पार्ट हो हमारी बाय मिस्टेक का, या और भी पार्ट्स एक आधा पार्ट और आना हो तो मैं आपको एंडिंग में बता दूंगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज का पार्ट बहुत बड़ा होने वाला है। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि पिछले 2 दिन से मैंने जो है वो वीडियोस जो है अपलोड नहीं की थी, बिकॉज गाइज मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई थी। आपको पता है, जैसे कि मैंने इतना ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया, पेंटिंग्स बनाई थी, तो मैंने क्या किया कि रक्षाबंधन आने वाला है तो उससे पहले मैं पूरे घर को डेकोरेट करी थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, फैमिलीज सारी मेरे घर में ही इकट्ठी होती हैं। तो जब मैं पूरे घर को डेकोरेट कर रही थी तो अचानक से मेरे हाथ में, मतलब एक चीज़ को मुझे खींच के निकालना था और मुझे नहीं पता था उसमें लोहे की पत्ती थी और कील थी, वो आकर मेरे हाथ में लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी उंगली सूज गई थी, खूनम खून हो गई थी। और उसके बाद मेरी 2 दिन तक कंडीशन थोड़ी ख़राब थी और मैं स्टर्लिन यूज़ कर रही थी अपने लिए, हाइड्रोजन यूज़ कर रही थी। और अब मुझे पेन कम है, पेन रिलीफ है, बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गया, सूजन भी ख़त्म हो गया और आई एम परफेक्टली फाइन। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का पार्ट मैं आपके लोगों के साथ ले आऊँ। और सॉरी गाइस, मैं सिर्फ अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से 2 दिन से जो है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में लिटरली बहुत दर्द था और वो सीधा हाथ ही था जिस पे मेरे लगी थी और बहुत ज़्यादा खून आ गए थे। तो मैं बस चाहती थी कि पहले मैं रिकवर हो जाऊं, क्योंकि इतनी पेन में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। और थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी जो अगर ये आज ख़त्म हो जाती है, आज का बहुत बड़ा होने वाला है जो हमारा एपिसोड होगा, अगर आज ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी विभूषण के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, कि उसका चंचल लिंग को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसकी क्या धारणा थी। जैसे आपने लंजास पॉइंट ऑफ व्यू सुना था, ऐसे ही मैं विंग्स पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ लाना चाहती हूँ कि वो क्या सोचता था मोदाओ जोशी को लेकर, क्योंकि मोदाओ जोशी में कहीं भी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई जो विंग के मन में आती हो। बस मतलब उस स्टोरी को दिखाया गया, लेकिन विंग का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं भी नहीं दिखाया गया। बस उसे चीज़ों को मतलब हल्का हल्का दिखाया गया, लेकिन मेन कैरेक्टर क्या सोचता है, क्या सोच रही है और वो क्यों लंजा को टीज कर रहा है, वो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ अपनी इमेजिनेशन के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग उसे एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। मुझे पता है बहुत लोग पूछेंगे दीदी आप ठीक हो। यस, मैं अब ठीक हूँ। बहुत जल्दी मेरी रिकवरी हो रही है मैंने जब से हाइड्रोजन यूज़ किया है। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, और लिटरली बता रही हूँ आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और चलिए आज का जो एपिसोड है उसे शुरू करते हैं। जो हमारा लवांगची होता है ना, नेक्स्ट डे जिवजुन उठते हैं और लवांगची के पास जाते हैं सुबह उठ के। उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, वो शराब की वजह से लास्ट नाइट वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। और विंग भी काफ़ी देर तक सो जाता है। जंगछा जो है वो विंग के लिए खाने पीने के लिए भिजवाता है। शिजे भी जो है विंग से मिलने आती हैं, और जो हमारे वांगजी हैं उनसे मिलने भी। विंग से मिलने के बाद जब शिजे देखती हैं विंग एकदम परफेक्टली फाइन है, तो वो हमारे लंजा के पास चली जाती हैं। लंजा खा रहा होता है और अपने ब्रदर के साथ बैठा होता है। वो अपने ब्रदर की सूजी हुई आंखें देख के उनसे पूछता है कि ब्रदर आपको क्या हुआ। उसके ब्रदर पहले तो उसे कुछ नहीं बताते, क्योंकि वहाँ पे जियांग यानली बैठी होती हैं। लेकिन जियांग यानली समझ जाती हैं कि इन दोनों भाइयों को कुछ ना कुछ पर्सनल बातें करनी है, तो इतनी तो वो बेवकूफ़ नहीं थी। वो वहाँ से उठती हैं और अक्सर हमें भी जब हमें लगे कि कोई हमारे आगे अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वहाँ से हट जाना चाहिए, ताकि 2 लोग अपने दिल की बातें खुल के कर सकें। तो जियांग यानली भी वहाँ से हट जाती हैं और अपने क्वार्टर में वापस आ जाती हैं, ताकि वो अपने बेटे जिंगलिंग और अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिता सके, जो कि उनका हस्बैंड उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करा करता था। वो आराम से अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हैं और वो कुछ खाना हमारे आशियान और लवांगजी के लिए भी भेजती हैं। जैसे कि उनकी स्पेशलिटी जो थी वो था सूप, जो कि उनके ब्रदर को और अब तो लवांगजी और उनके ब्रदर को भी काफ़ी पसंद आने लगा था। यहाँ पर जब जेवजुन से उनके दिल की बात लंजा पूछने लगता है, तो जेवजुन अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, वांगजी मैं जंगछा से प्यार करता हूँ। तो लवांगजी का मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है, ब्रदर क्या कहा आपने। तो जेवजुन कहते हैं, हाँ मैं जंगछा से प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है मैं
मैं लैंड सेक्ट का राजा हूँ और मुझे ऐसा सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए और मुझे एक डीमन वर्ल्ड के किसी ओमेगा से प्यार नहीं करना चाहिए, पर मैं खुद को नहीं रोक सकता। दिल पे किसी का भी जोर नहीं होता वांग जी। और मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको और अंकल को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मैं अब जंगछा के अलावा नहीं रह सकता और मैं मदर फादर जैसी ज़िंदगी नहीं चाहता, और वो ज़िंदगी तो वांग जी भी नहीं चाहता था। तो वो कहता है जंगछा के भी पेरेंट्स नहीं, जंगछा भी मुझे बहुत प्यार करता है और वो मेरे लिए, मैं जानता हूँ, हमेशा इंतज़ार करेगा, पर मैं उसे शादी करके अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो वांग जी होता है उसका मुंह ना पूरा का पूरा खुला रह जाता है और वो कहता है ब्रदर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम लेंस जो हैं एक ही बार प्यार करते हैं और जिससे करते हैं उसी के साथ रहते हैं और उसी के साथ शादी करते हैं। और जैसे ही वो ये बात बोलता है, लवांग जी के दिल में विंग का ख्याल आने लगता है। उसका जो मार्क्स वाला निशान था वो एकदम से उसके दिल में विंग की जगह कहीं ना कहीं तलाशने लगता है और उसकी आंखें भी थोड़ी नम होती हैं। लेकिन वांग जी को नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या बात है, ये क्या इशारा है। ये इशारा और कुछ नहीं, प्रकृति का इशारा था जो उसे बताना चाहता था कि वो अब किसी का मेटेड ओमेगा है। लेकिन जेवजुन उससे कहते हैं क्या वांग जी तुम मुझे सपोर्ट करोगे अगर मैं जंगछा से प्यार करूँ तो? वांग जी स्माइल करते हुए अपने ब्रदर को कहता है ब्रदर, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, कोई भी सिचुएशन हो। और आप जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे वो डीमन रल्म से है, कल्टिवेशन दुनिया से है या फिर ह्यूमन वर्ल्ड से है, मुझे वो सारे इंसान मंजूर होंगे जिससे भी आप प्यार करना चाहेंगे। और मैं जानता हूँ कि हम लेंस एक बार प्यार करते हैं और अगर आपने किसी को दिल दे दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर आपको दिल खोल के उससे प्यार करना चाहिए। और आप साथ रहोगे या नहीं रहोगे ये आपके आने वाले कामों पे डिपेंड करता है कि आप उस इंसान के लिए कितना जद्दोजहद करते हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना गाइस, तो उसे पाने के लिए हमें एफर्ट्स भी डालने चाहिए। कहने से या सुनने से चीज़ें नहीं होती, पेशेंस, एफर्ट और आपने कितनी मेहनत की है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें का नतीजा निकलता है। यहाँ पर जो है जेवजुन वांग जी की ये बातें सुन के काफ़ी अमेज था। उसके दिल में जो जद्दोजहद चल रही थी, आज उसे उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया था। अब वो जहाँ डर रहा था अपने अंकल से बात करने में, वहाँ पर लैन शिचन के दिल में आता है कि अब वो खुलकर सबके सामने कबूल करेंगे अपने उस प्यार को, जी हाँ जंगछा को। और वो सोच चुके थे कि आज वो जंगछा को ऑफिशियली प्रपोज करेंगे और जंगछा से इसी रेल में शादी करके जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा बड़ी शादी नहीं चाहते, छोटी सी शादी करके अपने ओमेगा हस्बैंड को चूज़ करना चाहते हैं, ताकि वो जब वापस जाएं तो उन पे कोई भी मानसिक दबाव कोई ना बना सके। क्योंकि अगर उनका कोई मेटेड ओमेगा होगा और वो किसी के मेटेड अल्फा होंगे तो उनके अंकल भी उन पे मनोवैज्ञानिक मानसिक दबाव, किसी तरीके का भी दबाव नहीं बना पाएंगे और ना ही कोई और सेक्ट। और एक दिन उन्हें जाकर जंगछा को अपनाना होगा, चाहे फोर्सफुली चाहे विलिंगली, यानी कि दिल से या फिर मन मार के ही सही। तो जेवजुन वांग जी को कहते हैं थैंक यू मेरे ब्रदर, तुमने आज मेरे लिए वो कर दिया वांग जी जो मैं खुद के लिए नहीं कर पा रहा था। आई होप तुम भी विंग का प्यार बहुत जल्दी समझोगे। वांग जी कहता है ब्रदर आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पाया। तो लैन शिचन गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मैं आज अपनी शादी के लिए यहाँ पर जंगछा को प्रपोज करने वाला हूँ। वांग जी का मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है क्या शादी? तो जेवजुन कहते हैं हाँ क्यों नहीं कर सकता, और वैसे भी अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। और अगर हमें दोनों को अलग अलग रेल्म में भी रहना पड़े, यानी कि उसे डीमन रेल्म में और मुझे कल्टिवेशन वर्ल्ड में, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मैं इमॉर्टल रेल्म में रहता हूँ या कल्टिवेशन के वर्ल्ड में रहता हूँ, मैं उसमें भी खुश रहूँगा, क्योंकि मेरा पार्टनर जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, खुश रहे। और मुझे इससे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं। अगर मुझे लैंड सेक्ट की जिम्मेदारियों को संभालना पड़े, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ जंगछा ही रहेगा और मैं आज उसे क्लेम करना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद जेवजुन वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। जैसे ही जेवजुन वहाँ से जाते हैं वो फटाफट से जंगछा के क्वार्टर में पहुँचते हैं। जंगछा यहाँ विंग के पास बैठा था। विंग को खाना पीना खिलाने के बाद जंगछा जो है टहलता टहलता मज़े से जाता है हमारे जेवजुन के पास। जेवजुन उसे देख के
बहुत खुश होते हैं। लेकिन जंगचा उन्हें देख के शॉक्ड होता है कि पहली बार किसी ओमेगा के क्वार्टर में लेंस सेक्ट का इतना बड़ा राजा आया है, इतना बड़ा सेक्ट लीडर आया है। और वो देख के हैरान होता है और वो पूछता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लेन शिचेंग कहते हैं, जंगचा अचेंग, मैं बस तुम्हें यहाँ कुछ पूछने आया हूँ। तो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए जंगचा कहता है, क्या? जेवजुन पहले तो बहुत ज़्यादा पसीनों से घिरे होते हैं और वो एकदम से बोलते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगचा का तो मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? तो जेवजुन कहते हैं, मुझे तुमसे शादी करनी है आज, अभी इसी वक्त। तो जंगचा कहता है, क्या बकवास है, मैंने तो कपड़े भी नहीं सिलवाए हुए। तो जंगचा का हाथ पकड़ के जेवजुन कहते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना होगा कल्टीवेशन रेल्म में। एक बार तुम्हारी मेरी शादी हो जाए तो उसके बाद अंकल कभी भी मुझे किसी और से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लेंस सेक्ट में हम एक बार प्यार करते हैं, एक बार विवाह करते हैं, और हम दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकते और विवाह भी नहीं कर सकते, यानी कि शादी नहीं कर सकते। तो मुझे इसलिए अभी तुमसे शादी करनी है। जंगचा के तो होश उड़ गए थे, उसके गाल एकदम पिंक हो गए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो वो कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऊपर लाल कलर का कपड़ा अपने कंधों पे ले लेंगे और उसके बाद हम सारे रिचुअल्स कर लेंगे। तुम वैसे भी पर्पल तुम पे सूट करता है और तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हो, और मुझ पर मेरे सेट की ही जो ड्रेस है वो ज़्यादा सूट करती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हम ऐसे ही एक दूसरे के लिए प्रेयर करें। ये बात सुनने के बाद जंगचा ब्लश करता है। तो वो कहता है, वींग। जेवजुन कहते हैं, उन सबको बाद में कहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर जो भी तुम्हारा एंचेस्टर हॉल है वहाँ जाकर सबसे पहले शादी करना चाहता हूँ। तो जंगचा कहता है, ठीक है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जेवजुन कहता है कि मुझे अभी शादी करनी है। जंगचा कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, इतनी जल्दी? जेवजुन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मुझे एंचेस्टर हॉल ले चलो, और अगर तुम्हारे पास कोई लाल रंग का कपड़ा है तो तुम उसे अपनी वेल की तरह यूज़ कर लो। जंगचा गहरी सांस लेता है और कहता है, लेकिन रिचुअल्स, शादी, पूरी बैंड बारात? तो जेवजुन कहते हैं, जिस दिन अंकल ने मुझे परमिशन दे दी, मैं उस दिन बिल्कुल अपनी दुल्हन की तरह तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा, अपने हस्बैंड की तरह यहाँ से लेके जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी करनी है और मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दो। माँ को वर्ड सुनते ही जंगचा उनकी तरफ एकदम से पलके झपकाते हुए देखता रहता है और कहता है, मतलब माफ़ कर दो मतलब? जेवजुन कहते हैं, अगर तुम इंटीमेट नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो जंगचा होता है उसके गालों पे ब्लश आ जाता है और वो कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर। तो जेवजुन कहते हैं, जल्दी चलो, ये सब बातों का टाइम नहीं है अभी। और जो जंगचा होता है वो फटाफट से एक ओमेगा सर्वेंट से कह के एक बहुत बड़े से लाल कपड़े को मंगवाता है, और वो उस लाल कपड़े को, जो कि 2-2.5 मीटर होता है, जिसमें से 1.5 मीटर वो जंगचा को वेल की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसके कंधे पे ढकने के लिए ले लेते हैं, और जेवजुन के भी कंधे पे ढक दिया जाता है। और जिस तरह से वो कपड़े को ले जाकर अपने हाथों में रखते हैं और उसके बाद वो लोग एंचेस्टर हॉल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग 3 वाउस लेते हैं, जैसे कि शादी में लिया जाता था। उसके बाद वो लोग एम्प्रेस स्माइल का ग्लास जो है अपने साथ एक्सचेंज करते हैं और शादी कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि जंगचा को ये बात बताने का मौका हमारे विवुजियन को भी नहीं मिला था और हमारी जानी अली को भी नहीं। लेकिन बहुत सारे सर्वेंट जो हैं विवुजियन को बता देते हैं कि जंगचा जो है इस तरह से लाल कपड़े पहनकर बिल्कुल शादी वाले अटायर जैसा लग रहा था, और वो जेवजुन के साथ एंचेस्टर हॉल जा रहा था। विंग को समझ नहीं आता आखिर ये यहाँ वहाँ क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज एंचेस्टर हॉल बहुत बड़ी जगह होती है उन लोगों के लिए। और वो पीछे से दूसरा बंदा कहता है कि उन्होंने वाइन भी मंगवाई है। फिर वो लोग बताते हैं कि जंगचा ने वेल भी पहनी हुई थी। तो विवुजियन को मन ही मन गुदगुदी होने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर वो अपनी शीजे के रूम में जाता है कि जंगचा आखिर क्या करना चाहता था। वहाँ पिकॉक को देख के वो कहता है, पिकॉक तुम्हें पता है क्या वो क्या करना चाहता था? तो जिशियन कहता है, मुझे पिकॉक बोलना बंद करो, तमीज़ रखो, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। तो वो कहता है, हाँ लेकिन बताओ ना, ये जंगचा वहाँ क्या करने गया है? मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, चलिए ना शीजे जाके देखते हैं। और शीजे कहती हैं, बिल्कुल।
जिन सुशन कहता है रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। और जिनलिंग भी पीछे पीछे कहता है मम्मा मम्मा। और जियांग यानली अपने बच्चे को गोदी में उठाती हैं और वो भी एनचेस्टर हॉल की तरफ जा रही होती हैं। तभी वांगची जो होता है वो अपने रूम से बाहर निकला होता है, और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है वो एकदम से विंग को देखता है। विंग उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है ओ माय प्रीटी हस्बैंड, कैसे हो तुम। वांगजी कहता है मुझे हस्बैंड मत बोलो। तभी विंग कहता है ओ हाँ, तुम तो बॉटम हो ना, तुम तो मेरी वाइफ ही हुई, तो मैं तुम्हें वाइफ तो बोल सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ी सांस लेने के बाद लवांगची कहता है बकवास मत करो शिमलेस। और विंग स्माइल करता है और कहता है आखिर तुम्हारे ब्रदर मेरे ओमेगा ब्रदर के साथ कहाँ जा रहा है। तो जो लवांगची होता है वो कहता है ब्रदर मतलब, वो कहते हैं मेरे ब्रदर और तुम्हारे ब्रदर ने कोई लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, और जैसे शादी वाले हम लोग हाथ में कपड़ा लेते हैं उस तरह से वो इस तरह से बो बना के उधर जा रहे थे। तो वांगची कहता है ब्रदर शादी कर रहे हैं आज ही, ब्रदर ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। जो हमारा विजयन होता है उसके मुंह से एकदम से सांस बाहर निकलती है और वो कहता है शादी। लवांगची कहता है हमारे पास टाइम नहीं है। वो कहाँ है, तुम लोगों ने कहाँ देखा है उन्हें। वो कहते हैं हमारे एनचेस्टर हॉल में। पता नहीं अभी ये नई करामात क्या कर रहे हैं। ये लोग जैसे ही जाते हैं तब तक वो लोग वाउस लेके शराब एक्सचेंज कर चुके होते हैं। विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि जो उसका ब्रदर है ओमेगा ब्रदर जंगचा, वो जिवोजुन से शादी कर चुका है। और वो वहाँ जाके कहता है एक सेकेंड, यहाँ क्या हो रहा है। तो उनकी तरफ देखकर जिवोजुन कहते हैं कुछ नहीं एम्परर, यानी कि यंग मास्टर वे, मैंने आपके ब्रदर यानी कि यंग मास्टर जियांग से शादी कर ली है और अब वो मेरे ओमेगा हस्बैंड हैं। ये सुनने के बाद विंग का मुंह खुल जाता है। जियांग यानी कि ज़ोर से आवाज़ निकलती है क्या कहा आपने। और जिन जुशन कहता है यहाँ आखिर हो क्या रहा है। और वांगजी आगे आता है और कहता है ब्रदर। और उन सबको इस तरह से शॉक्ड में देख के जंगचा ऑकवर्डली स्माइल करता है और कहता है वो मुझे भी नहीं पता चला, बस जिवोजुन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे शादी करनी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी में कैसे खो सकता था। विंग कहता है तुम बहुत डम हो जंगचा, तुम मुझे भी ना बताया कैसे शादी कर सकते हो, और अगर शादी करनी भी थी तो ग्रैंड शादी करते। तो वहाँ पर खड़े हुए जिवोजुन कहते हैं मैं अभी नहीं चाहता कि अगर मैंने जंगचा से शादी की है तो यहाँ पर किसी को कुछ पता चले। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अंकल को बताऊं और उसके बाद मैं जंगचा को अपने यहाँ से बिल्कुल अपनी दुल्हन की तरह लेके जाना चाहता हूँ। विंग ये बात सुन के बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते हैं और वो कहते हैं कॉन्ग्रेट्स ब्रदर, आई मीन ब्रदर इन लॉ, आप इतने आगे बढ़ गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वांगजी कहता है ब्रदर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने शादी की है। जियांग यानली कहती है आप दोनों को ही मुबारक हो, और सच में जंगचा तुम शादी कर चुके हो। अभी तक तो तुम शादी के नाम से कितना मुंह बनाते थे और अब तुमने शादी भी कर ली। तभी विंग के जितने भी उसके गार्ड होते हैं वो विंग को इस तरह से भागा हुआ जब देख रहे होते हैं कि उनके जो प्यारे एम्परर हैं वो भागे भागे एनचेस्टर हॉल जा रहे हैं। तो वो मोटा आपको याद है जिस पर वांगजी अक्सर कुछ ना कुछ फेंक दिया करता था, वो भी पीछे भागा भागा आता है और वो कहता है एम्परर क्या हुआ। तभी वो लोग देखते हैं कि जंगचा ने शादी कर ली है और वो हैरान हो जाते हैं। वहाँ खूबसूरत सी एक डीमन भी आती है, वो भी जब देखती है कि जंगचा ने शादी कर ली वो खुशी के मारे इतनी तेज चीख मारती है कि सारे के सारे अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम। वो कहती है ये तो खुशी जाहिर करने का तरीका था। सारे कहते हैं खुशी जाहिर, या फिर तुम अटैक लाकर हमें मारना चाहती थी। और जिंगलिंग भी कहता है वेरी बैड वूमेन। हाँ। तभी सारों की अटेंशन जंगचा और जिवोजुन पे होती है तो एकदम से विंग ऑकवर्ड होते हुए पूछता है जिवोजुन आप लोगों की शादी तो हो गई, तो क्या आप लोग आज क्या मुझे बेड चैम्बर रेडी करना चाहिए। ये बात सुन के जंगचा के कान लाल हो जाते हैं और जिवोजुन के भी, वांगजी के भी, और वांगजी ज़ोर से बोलता है शेमलेस। तो विंग कहता है क्या शेमलेस, वो शादीशुदा हैं और ये सब नॉर्मल है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे और मेरे बीच। तो फिर वो चुप हो जाता है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है उसके कान लाल हो जाते हैं और वो तो अपनी पिचन निकाल लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ये सब बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विंग उसकी जो प्यारी सी बिचन होती है उसके सामने अपना गला लाके कहता है मरना है तो मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम ही विधवा हो जाओगे।
ये बात सुन के ना विंग की वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बहुत कस के अपनी बिचन पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो अपनी बिचन हटा देता है और कहता है बेशरम इंसान, बिल्कुल शर्म नहीं आती इसे। तो विंग प्यार से स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है अपने ही बीवी से कैसी शर्म। और ये बोल के वो जंगचा के गले लग जाता है और जिवचन को भी वो बो करते हुए रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि अब तो हम दोनों साडू साडू हो गए, मतलब आपकी जो यानी कि आपका जो भाई है उसकी मेरी से शादी और मेरा जो भाई है उसकी आपसे शादी, तो हुए ना हम साडू साहब। ये सुनने के बाद सबके कानों में और सबके चेहरे पे एक खुशी थी, एक स्माइल थी। तभी जिंगलिंग कहता है साडू क्या होता है। जिंगलिंग को प्यार से समझाते हुए हमारे जो विभूषण था वो कहते हैं जिंगलिंग जब तुम्हारा कोई साडू होगा तुम अपने आप समझ जाओगे, अब तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम सिर्फ भाई बहन ये सीखो ना। और वैसे भी क्या पता तुम्हें बहुत जल्दी एक भाई बहन भी मिल जाए। पर जियांग यानली कहती है क्या मतलब। जिन सुशन कहता है हमारा अब कोई प्लान नहीं। तो विंग वांग जी की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। वांग जी कहता है तुम मेरी तरफ देख के स्माइल क्यों कर रहे हो। विंग कहता है वो हमारी शादी को लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, 1-1.5 महीना। ये बात सुनकर वांग जी के कान लाल हो जाते हैं और वांग जी कहता है शेमलेस, तुम जैसा इंसान तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। विंग जो है वो कहता है मार दो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं 1000 बार मर सकता हूँ। वो एकदम सामने सामने आगे आ रहा होता है। तो वांग जी जो है वो विंग के फिर से बेचैन खोलकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो है वो प्यार से अपनी 2 उंगलियों के बीच तलवार को लेते हुए वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं माई क्यूटी पाई। वो वांग जी के चीक्स छेड़ता है, उसके चीक्स पे किस करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। और वो उस मोटे डीमन को कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम फटाफट से एक बेड चैम्बर रेडी करो, आज मेरे भाई की सुहाग रात है, बहुत अच्छी होनी चाहिए और आज सबको पार्टी होएगी और खाना वहीं से आएगा, वही वैशाल्य जहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। और उन सबको बुलाओ, आज उनके लिए एक इतनी अच्छी दावत होगी कि वो सारे उस फेस्ट पे आएंगे और खाना खाएंगे और वो फीस्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। वो लोग डांस भी करेंगे, वहाँ पर एक पूरा एन्जॉयमेंट होता है, पूरी शाम नाच गाना होता है, मस्ती होती है, मजाक होता है, सारे डांस करते हैं सिर्फ वांग जी को छोड़ के, जिसे ये सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो विंग उसके पास आता है और एक पोएम सुनाने लगता है, क्योंकि वांग जी को ये सारी चीज़ें लिटरेचर की काफ़ी पसंद थी। विंग की पोएम से वांग जी बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन वो ऐसा शो नहीं करता। विंग समझ गया था क्योंकि वांग जी के कान लाल होने लगे थे। वो वांग जी के पास जाता है, उसके कानों के पास एकदम करीब जाके कहता है लंजा आई लव यू, लंजा 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 वांग जी। ये बोलने के बाद वांग जी का जैसे पूरी बॉडी में हॉटनेस सी दौड़ पड़ी थी और वो विंग को कहता है दूर हो जाओ मुझसे। विंग स्माइल करता है और कहता है नहीं होऊंगा मैं दूर। और वो फटाफट से उसके सामने एक पूरा एम्प्रेस स्माइल का जार कटक जाता है और वो फिर ड्रामा करने लगता है वांग जी के सामने, जैसे वो ना जाने कितना ड्रंक हो, और वो बैक से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी पहले तो उससे बहुत ज़्यादा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में वो देख रहा था जो हमारा विंग है वो कितना ज़्यादा क्लिंगी हो गया है, मतलब चिपक रहा है उसे और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। तो वांग जी भी चुपचाप उसे हक करने देता है बैक से। वो वांग जी के बैक से उसके बालों को सहला रहा होता है और वो वांग जी के फॉरहेड रिबन को भी छेड़ रहा होता है। वांग जी पहले तो यहाँ पर उसको गुस्सा आता है, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, लेकिन वो जानता था विंग उसका मेटेड अब अल्फा हो चुका है और वो विंग का मेटेड ओमेगा है। तो ये सब चीज़ें व्यर्थ थी और विंग धीरे धीरे ऐसे करते करते उसकी नेक पे किस कर देता है। वांग जी को सच में इस वक्त बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि विंग उसे बहुत छेड़ रहा था, लेकिन विंग पीछे आते ही उसके पेट पे ज़ोर ज़ोर से गुदगुदी करने लग जाता है, जिसकी वजह से वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और पूरे क्राउड का ध्यान
उस इंसान की तरफ जाता है जो इस वक्त पूरी शादी में लीस्ट इंटरेस्टेड बैठा हुआ था। इस वक्त वो विंग की गुदगुदी की वजह से ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और विंग वांगजी को बैक साइड से नॉन स्टॉप गुदगुदी करता है, इतनी कि वांगजी बिल्कुल अपनी पीठ के दम पे उसी के ऊपर गिर जाता है और वांगजी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। विंग कहता है, ओफो, मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा नेव है, कितना ज़्यादा बुद्धू है, सिर्फ एक इतनी सी प्यारी सी गुदगुदी से ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांगजी का हंस के सांस चढ़ गई थी। फिर विंग उसे छोड़ देता है। वांगजी विंग की चेस्ट पे मुक्का मारने लगता है और कहता है, तुम मेरी जान लेना चाहते हो, तुम मुझे हंसा के मारना चाहते हो। विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है हंसने से लोग मर जाते हैं? मैंने तो सुना था लोग इश्क में मरते हैं, प्यार से मरते हैं, दिल टूटने पे मरते हैं। पहली बार सुन रहा हूँ गुदगुदी करने से कोई इंसान मर जाएगा। वांगजी फिर से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। विंग कहता है, लाओ मैं तुम्हें साथ छोड़ाता हूँ। वांगजी कहता है, मेरे पीछे भी मत आना, मुझे बिचन अच्छे से चलानी आती है और मुझे कमज़ोर मत समझना, ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, तुम्हें जान से मार सकता हूँ। वांगजी की ये बातें सुनने के बाद विंग हंसता है और कहता है, ओके ओके, जाओ तुम, जिससे भी जाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वांगजी वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और जो हमारा शिवजुन थे वो हमारे जंगछा के साथ उस दिन अपनी नाइट को कॉन्ज्यूमेट करते हैं, यानी कि सुहागरात मनाते हैं। और यहाँ पर जो जंगछा था वो भी शेमलेस, बिल्कुल ऐसे ही विंग की तरह बहुत ज़्यादा शेमलेस होता है और उसकी आवाज़ें पूरी रात लोगों को सोने नहीं देती। और यहाँ पर उनकी आवाज़ें सुनने के बाद वांगजी का जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो पूरी रात उनकी आवाज़ें सुनता है और मन में सोच रहा होता है कि क्या ब्रदर उसे मार रहे हैं और मुझे इतना गर्म क्यों फील हो रहा है। उस बेचारे के तो दिल की धड़कनें तेज़ थी। वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है और मन में सोच रहा होता है कि ये आवाज़ें कब बंद होगी, लेकिन वो आवाज़ें सुबह तक बंद नहीं होती। यहाँ पर जो हमारी जियांगयानली थी वो भी अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक हो जाती हैं जैसे ही जिंगलिंग सो जाता है, क्योंकि जिंगलिंग और उनका रूम अलग अलग था, उन्हीं के जो बड़ा सा हाउस था उसके अंदर। और यहाँ पर विंग जो है वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे भी आवाज़ें आ रही होती हैं। जंगछा की आवाज़ें तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे किसी ने तालिस्मान से आवाज़ रोकने की बजाय उसे लाउड स्पीकर कर दी हो। और विंग जो है उसे अपनी और वांगजी की वो रात याद आ रही होती है और धीरे धीरे वो अपना हाथ जो है अपने ट्राउज़र में ले जाता है ताकि वो खुद को सेल्फ सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि उसके ओमेगा हस्बैंड उसे पास भी नहीं आने दे रहा था। और यहाँ वांगजी जिसकी हालत ख़राब हो रही थी, जैसे तैसे वो रात बीतती है और धीरे धीरे विंग और वांगजी के बीच जज्बात जो थे वो आगे बढ़ने लगे थे। कुछ दिनों में विंग और वांगजी जो थे वो स्वर्ड प्रैक्टिस किया करते थे, जिसमें विंग अक्सर जब भी वांगजी के आसपास होता था तो वांगजी को जैसे तैसे अपने पास किसी न किसी बहाने से लाकर वो उसकी चीक्स पे किस करके भाग जाया करता था। फिर धीरे धीरे एक हफ्ता ऐसे ही चीज़ें चलने लगी। विंग वांगजी को हर जगह अनॉय करता था। कभी उसकी बुक्स को बदल के वहाँ पे पोर्नोग्राफी की बुक्स रख देता था, जिसकी वजह से वांगजी पहले तो उस पर फेक गुस्सा दिखाकर बहुत चिल्लाता था और अंदर ही अंदर उसके दिल में बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती थी। उसका अपनी बॉडी को काम करना बहुत मुश्किल होता था। वो बेचारा पूरा टाइम बुत की तरह एकदम बैठा रहता था बुत बन के, और वो एक जगह ना मेडिटेशन में लगा रहता था क्योंकि उसको अपनी इंद्रियों पे काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका मेटेड अल्फा उसे इस तरह से तंग करा करता था। एक दिन वांगजी देखता है कि यहाँ पर जंगछा और जीवजंतु जैसे अपनी आवाज़ें हर रात कम ही नहीं करते थे, और हर दिन सुबह जंगछा जो है अपने हस्बैंड से कंप्लेन करता था कि तुम्हारी वजह से मेरी बैक दुख रही है। और यहाँ पर जो हमारा ये सारी चीज़ें वांगजी सुनता था तो उसके कान लाल होते थे। विंग तो स्माइल ही कर रहा होता था जब भी वो वांगजी की तरफ देखता था, और वांगजी उसे देख देख के घूरता था और कहता था शेमलेस, क्योंकि जब भी ये लवी डबी वाली बातें कपल करते थे तो विंग अक्सर सिर्फ वांगजी की तरफ देखता था और वांगजी को बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि ये मुझे क्यों देख रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंग को तो सभी आता उनके बीच क्या हुआ है। एक दिन वांगजी अपनी स्वर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन विंग का मन होता है कि वो वांगजी के सामने नहीं आएगा आज। वांगजी जो है उसे जैसे कि विंग की एक आदत हो गई थी
विंग उसे अक्सर तंग किया करता था, पीछे से छुप के, कभी कैसे। लेकिन आज उसे, वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन आज उसे कहीं भी विंग नहीं दिख रहा होता। वो बार बार इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे विंग ही नहीं दिखता। उसे समझ नहीं आ रहा होता आज क्या हुआ है। वो एक जगह थक के बैठता है और उस पेड़ के नीचे उसे फटाफट से उसके हाथ में एक पियोनी फ्लावर आता है, और वो तभी उस ऊपर देखता है तो उस पे पियोनी फ्लावर्स की पूरी वर्षा ही हो जाती है। वांगजी को समझ नहीं आता, जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर विंग होता है। तो वो विंग से कहता है, तुम यहाँ कब आए? विंग कहता है, बस जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे। वांगजी कहता है, पर तुम मुझे नहीं दिखे। विंग कहता है, वो मैंने खुद पे इनविजिबल टैलिस्मान यूज़ किया था ताकि तुम मुझे ना देख सको, लेकिन मुझे तुम पूरे दिख रहे थे। किस तरह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे? वो कूद के नीचे आता है और वांगजी के पास बैठता है और कहता है, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? वांगजी कहता है, शट अप, बेसलेस, क्या बकवास है ये। तो वो वांगजी का चेहरा अपने हाथों में लेके कहता है, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? हाँ, मेरे आगे क्यों बोलोगे? लाओ मेरे पियोनी फ्लावर वापस करो मुझे। वांगजी के हाथ में जो फूल था, विंग उससे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो विंग को नहीं देता और कहता है, ये पियोनी फ्लावर मुझ पे गिरा है, ये मेरा है। विंग कहता है, पर मैंने इसे तुम पे फेंका था। वांगजी कहता है, नहीं, ये मेरा है, मुझे वापस दो। और वो विंग के हाथों से वो पियोनी फ्लावर वापस ले लेता है। विंग दूसरे पियोनी फ्लावर को उठाकर वांगजी के कान के पास लगा देता है और कहता है, ब्यूटीफुल। वांगजी कहता है, शेमलेस, और एकदम से वो वांगजी के चीक्स पे फिर से किस करता है और भाग जाता है वहाँ से। वांगजी फेक गुस्सा दिखाते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उसके जाने के बाद वो उसी गाल को हाथ लगाते हैं जहाँ उससे किस हुआ था, और वो स्माइल करने लगता है। यानी कि यहाँ पर लंचा को विंग पसंद आने लगा था, क्योंकि विंग उस पर खुद को कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा था। वो क्यूट हरकतें करता था, जिसकी वजह से वांगजी के दिल में गुदगुदी होने लगती थी, लेकिन वो अभी इन इशारों को समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम बीता है। अब जेवजुन जो थे वो हमारे जो जंगचा है उसे छोड़कर वापस अपनी दुनिया में जाते हैं। विंग गेट खोलता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया के जाने के लिए, और जो वांगजी थे, जो लैंशचन थे, वो अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। लेकिन जंगचा यहाँ पर बहुत बोर फील करा करता था। जैसे ही जेवजुन चले गए थे उनकी शादी के लगभग 2 हफ्ते के बाद, वांगजी को भी यहाँ अजीब से सुबह उठते ही मन खराब होने लगा था और उल्टी आने लगी थी। पहले तो वांगजी ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता था, लेकिन एक दिन वो विंग की ही बाहों में स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते बेहोश हो जाता है और विंग पैनिक हो जाता है उसे देख के। विंग उसे स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे ही ट्रांसफ़र करके उठाता है और इंपीरियर हीलर्स को बुलाता है, तो वो बताते हैं कि वांगजी प्रेग्नेंट है। जी हाँ, वांगजी प्रेग्नेंट है, और ये प्रेगनेंसी तब से ही है जिस दिन फर्स्ट डे वांगजी और विंग इंटीमेट हुए थे। उसके बाद वांगजी ने कंसीव कर लिया था विंग का बेबी। और ये सुनने के बाद वांगजी को पता चलता है कि वो सच में विंग से इंटीमेट हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। वांगजी अपने टमी पे हाथ लगाता है, उसे अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, और विंग को देख के भी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। तो वो विंग की तरफ देखता है, उसे डर लगता है कहीं विंग उसे फिर से छोड़ तो नहीं देगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये बेबी, विंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरा ही है, डोंट वरी। और मैंने तुम्हें कितनी बार तो बताया है, हम पहले भी सुहागरात मना चुके हैं। तो वांगजी कहता है, शेमलेस। विंग कहता है, अब तुम्हें इतनी ज़्यादा उछल कूद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद ना तुम भागोगे, ना ही तुम स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस करोगे, और ना ही तुम कोई भारी सामान उठाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हें या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। विंग वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, वांगजी को बहुत अजीब सा फील होता है, डिजी सा, एकदम जैसे कि उसका सिर चकरा रहा हो, और वो विंग का हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है, मत जाओ। विंग पहली बार हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वांगजी ही वो इंसान था जो अक्सर इन दिनों उसे भगा दिया करता था। लेकिन यहाँ पर वांगजी को अब विंग की कंपनी अच्छी लगने लगी थी, और ये जो बच्चे का अपने फादर्स के लिए अफेक्शन था, यानी कि अपनी मदर और फादर दोनों के लिए जो अफेक्शन था, वो कहीं ना कहीं दिखने लगा था। वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वहाँ पर विंग अपने जितने भी सर्वेंट थे उन्हें ऑर्डर करता है कि वो वांगजी के लिए खाना लेके आए। वो वांगजी को प्यार से बैठाता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसका मुंह साफ करता है, हाथ धुलवाता है, और वांगजी ये सब देखकर उसका रोज मन पिघला करता था।
पहले विंग 1-2 दिन वांगजी से मिलने आता था, बुक्स पढ़ के सुनाता था और वांगजी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। और फिर रात में जब उनका अलग होने का टाइम होता था तो विंग तो चला जाता था भारी मन के साथ, पर वांगजी भी यहाँ चैन से नहीं बैठता था। उसे हर वक्त विंग की क्रेविंग और ज़्यादा होने लगी थी, चाहे उसके वो हॉर्मोन्स हो या फिर उसका प्रेगनेंसी इफेक्ट कह लो, या फिर वो कह लो कि अब उसकी मेंटल स्थिति में उसका प्यार उस पर हावी होने लगा था। और धीरे धीरे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ के उसे उसी के रूम में सोने के लिए बोल दिया था। लेकिन विंग समझता था कि ये सोना मतलब इंटीमेसी नहीं, सिर्फ एक प्यारा सा हग है जो करके वो अपने ओमेगा हस्बैंड यानी कि अपनी वाइफी को सो सकता है। यहाँ पर वो धीरे धीरे वांगजी को पहले हग करके सोता था और उसके बाद वांगजी रात में खुद ही विंग की चेस्ट पे अपना सिर रख लिया करता था और विंग को पकड़ के सो जाता था, जैसे ना जाने कहीं विंग उसे छोड़ के भाग ना जाए। वांगजी को अब प्रेगनेंसी की और ज़्यादा क्रेविंग होने लगी थी। वो कितनी बार विंग से लड़ने के बहाने ढूंढता था, जैसे कि अक्सर बीवियां करती हैं कि बताओ ना, मैं अच्छी तो नहीं लग रही, क्या मैं मोटी हो गई हूँ। वांगजी भी ऐसे टेंट्रम्स थ्रो करने लगा था। वो अक्सर विंग से पूछा करता था, क्या मैं मोटा हो गया हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा, क्या मैं प्रेग्नेंट होने पे अजीब सा लग रहा हूँ। और विंग हंसकर उसे कहा करता था, नहीं, तुम सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। लेकिन वांगजी को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती थी, क्योंकि ना ही विंग आजकल उससे लड़ रहा था और विंग जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो एक दिन वो एक ओमेगा को बात करते सुनता है सर्वेंट को कि अक्सर जब पति जो है अगर आप में इंटरेस्ट ख़त्म कर रहा हो तो वो बस आपको टालता है। तो उस दिन वांगजी को ऐसा लगता है कहीं विंग मुझे टाल तो नहीं रहा, और उसको प्रेगनेंसी वाले मूड स्विंग्स होने लगते हैं। वो अचार खाते खाते ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि वो पूरे के पूरे जो उनका एम्पायर था, लोटस फायर, उसे पूरा रो रो के परेशान कर देता है, उसकी जो जगह होती है। और विंग कुदरती उस दिन लोटस फायर में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था भ्रमण के लिए अपने एरिया के, कि सब ठीक चल रहे हैं नहीं। और जब वो आता है तो सब उसे बताते हैं कि पता नहीं वांगजी को क्या हुआ है, वांगजी बहुत देर से रो रहा है। ये बात सुनने के बाद उसके रूम में जियांग याली, जंगछा सब बैठे हुए थे और वांगजी से पूछ रहे थे क्या हुआ। लेकिन जैसे ही विंग वहाँ आता है और पूछता है, वांगजी तुम रो क्यों रहे हो, वांगजी दूसरी साइड मुँह करके और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग घबरा जाता है कि वांगजी को आखिर हो क्या गया। तो वांगजी से वो बिल्कुल पास आकर पूछता है, क्या हुआ वांगजी। वांगजी कहता है, तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है ना। विंग शॉक तो हो जाता है और कहता है, क्या बोल रहे हो। वांगजी कहता है, इसलिए तुम मुझे अवॉइड करते हो, तुम कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते, तुम हमेशा मुझसे बातें चीज़ जो भी हैं टालने की कोशिश करते हो। और मुझे सब पता है, जब पति का मन भर जाता है तो वो अपनी वाइफ को ऐसे ही टालता है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ ना। विंग कहता है, ये क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे तुमसे और बच्चे से ज़्यादा क्या प्यारा होगा। वांगजी कहता है, तो तुम मुझे छूते क्यों नहीं। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारों के सारों का मुंह खुल जाता है और कहते हैं, क्या कहा क्या कहा। और तभी जियांग याली सबको इशारा करती है कि हमें इस रूम से बाहर जाना चाहिए। जंगछा के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी और वो विंग को कहता है, ऑल दी बेस्ट ब्रदर, लगता है तुम्हारा फिर से सुहागरात का टाइम आ गया। ये सब बोलने के बाद सारे के सारे बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंग को रूम को वो लोग बाहर से अच्छे से बंद कर देते हैं, विंग वांगजी को देखता है तो वांगजी ने रो रो के अपनी पूरी आंखें सुजा ली थी। विंग उसके प्यार से चेहरे को पकड़ता है और उसे एक बहुत प्यारी सी फोरहेड पे किस करता है, उसकी दोनों आईज पे, और उसके बाद उसके लिप्स पे। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। और उनका रोमांस तब ख़त्म होता है जब कम से कम 2 राउंड सेक्स उन दोनों के बीच में हो चुका होता है। और वांगजी जो है अब न्यूड उसकी बाहों में लेटा हुआ ब्लश कर रहा होता है और कहता है, विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ और देखो तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुमने 2 बार सेक्स किया। वांगजी की बातें सुनने के बाद विंग अपनी आंखें घुमा के कहता है, फिर
मैंने कब कहा था कि मुझे 2 बार करना है? तुम ही तो थे जो इतने एक्साइटेड थे और मुझसे शिकायत लगा रहे थे मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब पति प्यार प्रूव कर दे रोमांस करने के बाद तो मतलब पति बुरा है, और पति अगर रोमांस ना करे तब भी पति बुरा है। तो बताओ मैं रोमांस करूँ या नहीं? वांग जी कहता है मैंने कब कहा कि तुम रोमांस करो? तो विंग कहता है मतलब मैं तुम्हें ना छूऊं? तो वांग जी कहता है मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो विंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं डफर, और वो उसके सिर पे मारता है जोर से और चेस्ट पे, फिर से हक करके लेट जाता है। विंग जो है वो उसे सिर से प्यार से सहलाते हुए कहता है बच्चे हो तुम एकदम। और वांग जी कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और वो विंग की चेस्ट पे किस करने लगता है। विंग कहता है प्लीज़ मुझे फिर से एक्साइटेड मत करो, मैं एक और राउंड झेल नहीं पाऊँगा। वांग जी कहता है कि वैसे ब्रदर का कोई नोटिस आया? जंगचा भी तो हस्बैंड है, क्या अंकल ने कबूल कर लिया? तब जो हमारा विवुजियान है वो कहता है मैं बाहर गया था, आज तुम्हारे ब्रदर का एक मुझे मैसेज आया है। तुम्हारे अंकल ने जो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं यानी कि जंगचा, उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो लोग चाहते हैं कि ऑफिशियली वो उसे एक ब्राइड की तरह अपने कल्टिवेशन दुनिया में ले जाएं। और यहाँ पर ये बोलते बोलते विंग की सांसें थोड़ी थम गई थी और उसकी आंखें थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कि जंगचा अब उनकी दुनिया में नहीं रहेगा बल्कि इमॉर्टल वर्ल्ड या फिर कहीं कल्टिवेशन वर्ल्ड में जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है तुम इमोशनल हो गए? तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि हम ब्रदर्स हमेशा से साथ रहे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो डीमन रेल्म से बाहर जाएगा। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ब्रदर के दिल पे क्या बीती होगी जब तुम यहाँ आए थे, और उन्होंने कितना बड़ा दिल करके तुम्हें यहाँ भेजा होगा, स्पेशली तुम्हारे अंकल ने। और आज जब मुझे जंगचा को वहाँ भेजना होता है तो मेरी तो रूह कांप जाती है। और विंग को इतना इमोशनल देख के वांग जी थोड़ा ऊपर सरकता है अपने पेट पे हाथ रख के, और विंग की आइज़ को चूम लेता है और कहता है डोंट वरी, जिस तरह से तुमने मुझे खुश रखा है मुझे पूरा यकीन है ब्रदर भी तुम्हारे ब्रदर को बहुत अच्छे से रखेंगे। विंग कहता है अगर नहीं अच्छे से रखा तो टांगे नहीं तोड़ दूंगा तुम्हारे भाई की। वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है मेरे ब्रदर को कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी विंग वांग जी को सीधा लेटाता है, उसकी टमी पे बहुत सारे किसेस करता है और कहता है लिटिल शैतान तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें बहुत स्पॉइल करूँगा। हम बाप बेटे मिलके बहुत सारा उधम मचाएंगे, स्पेशली तुम्हारे जो प्यारे से अंकल नेफ्यू हैं, मतलब तुम्हारे जो अंकल हैं ना, मतलब तुम्हारे ये मदर के जो अंकल हैं उनकी दाढ़ी को हम शेव कर देंगे। ये बात सुन के विंग को वांग जी घूर के देखने लगता है और कहता है खबरदार जो अंकल की दाढ़ी के बारे में भी सोचा तो अंकल को सबसे ज़्यादा प्यारी है। और विंग यहाँ पर वांग जी को थोड़ा टीज कर रहा था। वो वांग जी के पास आता है, उसे हक करता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन तभी डोर पे नॉक होता है और जियांग यानली कहती हैं एशियान तुम्हें वांग जी को कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो भूखा पेट सोए। विंग कहता है ऑफ कोर्स शिजे, और वो फटाफट से अपने आउटर रोब पहनता है और यहाँ पर वो हेल्प करता है लवांग जी की भी उसके इनर आउटर रोब पहनने में। और वो बाहर जाके शिजे को दरवाज़ा खोलता है। शिजे खाना ले भिजवाती हैं सर्वेंट्स के हाथों और कुछ ना कुछ पीने के लिए भी लाती हैं, और वहाँ पर बहुत सारे खाने रखवाने के बाद शिजे और वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। वांग जी और विंग खाना खाते हैं और फिर से वो अपनी आपस में एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक में एक स्टोरी चलती है कि जो जब हमारे लैन शिचेन वापस जाते हैं तो वो जो है उनकी वॉल होती है रूल्स की, उसके आगे घुटने टेक के आराम से बहुत देर तक खड़े रहते हैं पूरा एक दिन। और जो उनके अंकल होते हैं उन्हें समझ नहीं आता क्या हो गया है, तो वो पूछते हैं शिचेन तुमने क्या गलती की है जो तुम यहाँ वॉल ऑफ रूल के आगे घुटनों के बल इस तरह से बैठे हुए हो। तो वो बताते हैं कि मैंने शादी कर ली है, मैं किसी से प्यार करता था और वो और कोई नहीं डीमन किंग डीमन एम्परर वी वुशियान का अडॉप्टिव ब्रदर जियांग चेन है जो कि एक ओमेगा है, और मैं उसे शादी भी कर चुका हूँ और मैं उसका मेटेड अल्फा हूँ, वो मेरा मेटेड ओमेगा है। और बहुत जल्द हो सकता है बहुत जल्दी आपको ग्रैंडफादर बनने का मौका मिले। ये बात सुनने के बाद लैन चिरन को बहुत गुस्सा आता है। वो हमारे जो
जेवजुन होते हैं उन्हें सज़ा भी देता है कि तुम अब 3 दिन तक यहीं रहोगे, सुबह से शाम तक घुटनों के बल। 3 दिन जेवजुन वहाँ रहते हैं, लेकिन जेवजुन का कोई भी मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता, क्योंकि वो अपने प्यारे वाइफी को दूसरे रेल में छोड़ के आए थे। यहाँ पर जब वापस आते हैं लेन चिरन जो होते हैं वो अपने भाई की जगह जाते हैं, जहाँ पर उनके भाई और उनकी भाई ने अपना बहुत टाइम अकेले बिताया था अपने मरने से पहले। वो जब उनकी किताबों को देखते हैं और वो एक बुक पढ़ते हैं जिसमें उनके ब्रदर ने लिखा हुआ था कि उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था जब उन्होंने अपने प्यार से शादी की, लेकिन उन्हें एक अफसोस रहेगा कि सेक्ट के नियमों के चलते उन्होंने ज़िंदगी में अपने प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया के चलते वो अपने प्यार से हमेशा दूर रहे, अपने बच्चों को माँ बाप का प्यार ना दे सके। और आज उन्हें बहुत अफसोस है मरते हुए कि उन्होंने अपनी प्यार को पाने के लिए जब वो दुनिया के खिलाफ नहीं जा पाए तो उन्होंने अपने बच्चे को भी उस चीज़ से वंचित रखा है। ये सब पढ़ने के बाद लेन चिरन को एहसास हुआ कि अच्छी बात नहीं है जेवजुन को उनके ओमेगा हस्बैंड से दूर रखना, क्योंकि अगर कल को वो दादा बन जाते हैं और उनके नेफ्यू के घर में बच्चा होता है तो उस बच्चे पे भी वांगजी और जो हमारे शिचन हैं उन जैसा असर पड़ेगा। और हमें नहीं पता कौन बंदा कितना मेंटली कैपेबल है और कितना नहीं है। क्या वो बच्चा दुनिया में उस चीज़ को समझ पाएगा? जो पीड़ा लवांगजी की मदर ने सही वो हम कैसे जंगचा को दे सकते हैं, जबकि जंगचा ने कोई गलती भी नहीं की सिवाय इसके कि वो डीमन रेस से है। ये बात सुनने के बाद लेंचरन जो वॉल ऑफ रूल होती है वहाँ जाते हैं। लेंचरन वहाँ घुटनों के बल बैठे हुए थे और अपने सारे 3000 रूल्स को पढ़ रहे थे। उनकी आंखें भरी हुई थी कि इन रूल्स को अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड को यानी कि अपने ओमेगा वाइफ को अच्छे से एक न्याय भी नहीं दिलवा सकते, अपने सेक्ट में बीवी होने का दर्जा भी नहीं दिलवा सकते। तो उन्हें अपने ऊपर बहुत दुख लग रहा था। तभी उनके अंकल आते हैं और कहते हैं चिरन खड़े हो जाओ। वो हेल्प करते हैं चिरन की खड़े होने में। चिरन जिसके घुटने 3 दिन से वहाँ बैठे बैठे छिल चुके थे। अंकल गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सब ने वो गलती की हैं प्यार करने की जो तुम्हारे पेरेंट्स ने की थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उन जैसी ज़िंदगी जियो। मैं जानता हूँ हर एक को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और खुश होने का हक है, और अगर जंगचा यहाँ पर पीसफुली रहे और हमारे लेन सेक्ट में कोई ट्रबल पैदा ना करें तो मुझे उसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं। ये बात सुनते ही लेन शिचन के कान के पर्दे एकदम जैसे मान लो फट गए थे कि अरे ये क्या हो गया, ये सूरज कहाँ से उग गया, ये सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट से कैसे हो गया है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत खुश थे। वो कहते हैं अंकल क्या आप सच कह रहे हैं कि ये आप सच बोल रहे हैं ना? तो उनके अंकल कहते हैं तुम डीमन सेक्ट में जो है खत भेज देना, पर पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम धूमधाम से तुम्हारी शादी कराएंगे। ये सुनने के बाद जेवजुन का तो जैसे दिल के मारे खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं था, और वो उस रात अपनी पट्टी वट्टी करते हुए भी कम से कम 5 से 6 खत लिखते हैं, लेकिन उन्हें खुशी के मारे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या लिखें। वो 5-6 खतों को फेंक देते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लिखना चाहते थे और उनकी आंखों से आंसू ख़त्म नहीं हो रहे थे। और उस दिन लेन चिरन जो थे वो अपने रूम में जाते हैं और जैसे सालों का बोझ जो उनके सीने में था कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी भाभी और उनका भाई या उनके जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप के प्यार से अलग रहे, उनकी भाभी भी सेक्लूजन में रहकर मर गई, आज वो बोझ उनके दिल से उतर जाता है और वो सच में अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं यही तो ज़िंदगी है, फाइनली मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया चिंगेजुन। और वो मन में ये सोचते हुए बहुत खुश होते हैं और अपने ब्रदर और सिस्टर से माफ़ी मांगते हैं कि जो भी हुआ सालों बाद पहले वो सालों बाद उनके नेफ्यूज़ के साथ वो कभी नहीं होने देंगे। यहाँ जेवजुन ठीक होने के बाद डीमन सेक्ट में बता देते हैं कि वो जंगचा को लेने आ रहे हैं और बहुत धूमधाम से उन लोगों की शादी होती है। और जब शादी होती है और जैसे ही जंगचा यहाँ पर लेन सेक्ट में आता है तो पता चलता है वो भी प्रेग्नेंट है। ऐसे ही वक्त बीतता है और जो हमारा लवांगची होता है वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट था, तो वो 2 बेटियों को जन्म देता है। और जो हमारा जंगचा था
वो 2 बेटों को जन्म देता है और दोनों ही बच्चे बहुत ब्यूटीफुल थे। और यहाँ पर ये स्टोरी लाइन ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो और मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप चंचनलिंग यानी कि द अनटेम्ड की स्टोरी विवोशियान के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाहेंगे। अगर यस तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हो सकता है आज शाम ही मैं उसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ करूं। अगर आपको अच्छा लगे अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको बोरिंग लगेगा मैं नहीं आगे जो है फॉरवर्ड करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और आई होप मैंने 2 दिन का कोटा आप सबका पूरा कर दिया होगा, तो आप लोगों को अब शिकायतें भी नहीं होंगी। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।